कि जो हमारे ओपन सोर्स हैं, फ्री ईआरपीज हैं, या जिनके कोड जो है ना ओपन है, उसमें ओडू जो है वो नंबर 1 रैंक करता है। अच्छा, इसके क्लाइंटेल के बारे में कोई भी प्रोडक्ट हो तो हम ये देखते हैं ना कि इसके क्लाइंटेल कौन से हैं और ये किस कहाँ कहाँ चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोडक्ट। तो आप देखें काफी मशहूर ब्रांड्स आपके सामने नजर आएंगे, आईबीएम, होंडाई, बुगाटी, और ये बहुत सारे। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तान से हैं, तो जीआई के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे चल रहा है। इसी तरीके से यूईटी लाहौर है, वहाँ पे चल रहा है, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में चल रहा है। और अगर हम बात करें कि फूड इंडस्ट्री की, तो जिनसॉय में चल रहा है, पाइन द स्काई में चल रहा है, और भी काफ़ी सारी जगह जो है वो ये चल रहा है। इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चल रहा है। आपने कभी विजिट किया होगा यूनाइटेड किंग, ये जो बेकरी है वहाँ पे भी ये ओडू इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। इसी तरीके से रहमत शीरी में और बहुत सारे ब्रांड्स पे ये चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो टेलीकॉम कंपनीज में चल रहा है। नेशनल टेलीकॉम कंपनी आयरलैंड, वहाँ पे ये ओडू जो है सक्सेसफुली 5,000 एम्प्लॉयज पे चल रहा है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो काफ़ी एक्सेप्टेंस है इसकी वर्ल्ड वाइड। सही। चलें आगे हम इस पे बात करते हैं कि ओडू के हवाले से और क्या है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, टेक्नोलॉजी जैसे कि किस टेक्नोलॉजी पे ये बना हुआ है, किस टेक्नोलॉजी, इसके पीछे कौन सी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, या इसके पीछे डेटाबेस कौन सा है। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये पाइथन के नाम से एक लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है आजकल। आप अगर किसी से भी पूछें कि मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो आपको रिकमेंडेशन जो है वो देगा पाइथन की। इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो आपके बिजनेस इंटेलिजेंस की चीज़ें चल रही होती हैं। और अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं तो ये वहाँ पे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो इस पे जो कोड जो लिखा हुआ है इसके पीछे, वो पाइथन लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। सही है। तो पाइथन के नाम से एक लैंग्वेज है जिसके ऊपर इसकी कोडिंग हुई है। अच्छा, अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो जैसे डेटाबेस बहुत सारे आपके पास, आपने सुना होगा कि ओरेकल का भी एक डेटाबेस होता है। इस तरीके से एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस होता है, माई सीक्वल का डेटाबेस होता है, नो एसक्यूएल की डेटाबेसेस होती हैं। ये किस डेटाबेस पे बना हुआ है? ये है पोस्टग्री एसक्यूएल, इस पे बना हुआ है। अच्छा, जितनी भी डेटाबेसेस हैं उनके जो उनको जो क्यूरी करने का तरीका है, या उसके ऊपर जो हम कुछ रिजल्ट्स हमने लेने हैं, अगर बहुत सारा डेटा है हमारे पास, तो हमने कोई टॉप रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए, टॉप 7 रिकॉर्ड्स, टॉप 5 रिकॉर्ड्स, तो उसके लिए मुझे जो जो कोडिंग करनी होती है, या फिर जो मुझे कोई सिंटेक्स लिखना होता है, वो सारे जो डेटाबेसेस होते हैं उनका सेम होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। ठीक। तो ये इसके पीछे कौन सा चल रहा है? पोस्टग्री एसक्यूएल चल रहा है। सही। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। टॉप 3 पे हमने बात कर ली है कुछ, अभी हम प्राइसिंग वगैरह के हवाले से अब जरा देख लेते हैं। अच्छा, प्राइसिंग थोड़ी सी ओल्ड है, अभी ओडू के हवाले से हम इंशाल्लाह इस पे और बात कर लेंगे। अच्छा, डिप्लॉयमेंट के हवाले से अब जरा बात करते हैं। अक्सर ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि ओडू क्या किस तरीके से चल रहा होता है। क्या ओडू ऑनलाइन चलता है या सिर्फ ऑनलाइन चलता है? अगर मुझे ऑन प्राइम सर्वर लगाना हो, मेरा डेटा ऐसा हो कि मैं नहीं चाहता कि अमेजोन वाले भी मेरे डेटा को जो है वो एक्सेस करें, ऐसा होता है। जाहिर सी बात है कि जैसे आप किसी इंटेलिजेंस का डेटा है, लाइक किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का डेटा है, या फिर कोई ऐसा किसी मुल्क का क्रिटिकल डेटा है, तो वो जाहिर सी बात है वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा डेटा जो है वो अमेजोन के सर्वर्स पे हो, मेरा डेटा जो है वो किसी भी दूसरे ऐसे सर्वर पे हो, डिजिटल ओशन या कहीं पे भी। तो डेटा की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत दफा ऐसा होता है कि मुझे इन हाउस सर्वर रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है ओडू के अंदर। तो ओडू को अगर आप चाहें तो इसको अगर आप इस तरीके से समझ लें कि मेरा एक लैपटॉप है, मैं अपने लैपटॉप पे भी ओडू को इंस्टॉल कर सकता हूँ। सही है। और मैं अपने लैपटॉप से ही उसको जो है वो एक आईपी असाइन करके, मेरे जितने भी आसपास लैपटॉप हैं, यानी कि मैं एक छोटे से ऑफिस में बैठ रहा हूँ, मेरे साथ 10 लोगों का स्टाफ है, तो मैं अपने लैपटॉप पे लोग ओडू को इंस्टॉल कर लूँ, और सबको अपनी आईपी शेयर करके 10 लोगों को एक्सेस दे दूँ ओडू का। तो इज इट इट्स पॉसिबल? ओके। और अगर मैं चाहूँ कि चले यार, मेरा तो एक सिंगल ऑफिस है जो कि कराची में है, तो मैनेज कर रहा हूँ, अब जाके मैंने तरक्की कर ली, मैंने इस्लामाबाद में एक ऑफिस खोल लिया, फैसलाबाद में ऑफिस खोल लिया, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह खोल लिया, और एक दुबई में भी खोल लिया।
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अब इसको जाहिर सी बात है कि क्लाउड पे ले जाना पड़ेगा। इस सर्वर को क्लाउड पे मैं होस्ट जब कर दूंगा तो एनीबडी कैन एक्सेस 24/7 फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, सो इसको आप जो है वो अपने सर्वर पे भी कर सकते हैं ऑन प्राइम पे, यानी कि आपके पास घर पे कोई कंप्यूटर है, तो अच्छा बेहतरीन सर्वर है किसी कंपनी में, उस पे इंस्टॉलेशन हो सकती है, जो कि पूरी मतलब अक्रॉस द कंपनी जो है वो उसको आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू उसको चला सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इस पे हमारे पास आ जाता है क्लाउड का। ठीक, तो क्लाउड में क्या होता है कि क्लाउड में आपका आप जो है वो ओडू को कहीं किसी सर्वर पे इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे आप लोग के किसी ना किसी क्लाउड पे है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, facebook.com खोलते हैं और वहां पे अपना यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, youtube.com खोलते हैं, वहां पे यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, twitter.com खोलते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, उससे आप एक्सेस कर लेते हैं अपने अकाउंट्स को। तो इसी तरीके से आप ओडू की जो पूरी एक सॉफ्टवेयर है उसको आप किसी सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं और दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक यू कैन एक्सेस फेसबुक और यूट्यूब फ्रॉम एनीवेयर। ओके, तो जो डिप्लॉयमेंट है सर्वर, आप इसको अपना ऑन प्राइम भी बना सकते हैं, ऑन क्लाउड भी बना सकते हैं। सही, तो ये हमने सर्वर के हवाले से बात कर ली। अच्छा, ओडू भी हमें जो है वो देता है कि हम जो है वो सर्विस देता है अपनी, कि हम इस पे जो है वो ओडू के ऊपर होस्ट कर लें। सही, इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं आप ओडू को। सही। अच्छा, दूसरी चीज है कि आप इन हाउस पे हमने बात कर ली। अच्छा, अगर मुझे किसी सर्वर पे होस्ट करना है तो मुझे क्या क्या कॉस्ट पड़ेगी। सही, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो मतलब लोगों को परेशानी होती है जब भी वो ओडू की जब इंस्टॉलेशन करा रहे होते हैं या उसको सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, तो वीपीएस पे जब जाना होता है, क्योंकि ये चलता वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप शेयर्ड होस्टिंग पे अपनी पीएचपी की वेबसाइट को होस्ट कर लेते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट चला लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर चाहिए होगा। अब प्राइवेट सर्वर से सब समझते हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली, ऐसा नहीं है। ये आपके सामने कुछ प्राइसिंग आ रही है, 3 यूरो, सॉरी 2.50 यूरो, 4.50 यूरो और 42.499 यूरो। सही, 42.99 यानी कि 43 यूरो समझ लें पर मंथ। तो ये उसकी पोस्टिंग है। अगर हम बिल्कुल बेसिक उसकी बात करें, मतलब बेसिक से एक सर्वर की बात करें जिसपे आपके 10 यूजर जो है वो चल जाएंगे, तो आप ये 3 यूरो वाला सर्वर पर मंथ के हिसाब से ले सकते। सही, तो ये कॉन्टाबो के नाम से एक सर्वर है, जो एक इकोनॉमिकल आपको सर्वर समझ लें कि आपको पड़ जाता है। फिर उससे ऊपर जो है वो डिजिटल ओशन भी है, अमेजोन भी है, लेकिन सबसे चीप फॉर स्टार्टर ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। सही, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे आगे की जो हम जो वेबिनार्स करेंगे उसमें इंशाल्लाह बात करेंगे कि और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें हम हमारी रिक्वायरमेंट के एतबार से हम उसको जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कि ओडू भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक अगर हम मैं एक एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल कर लूँ तो मुझे वो फ्री भी दे रहा होता है। सही, लेकिन उसमें ऑल दो के लिमिटेशंस हैं, उस पर एक तफसील है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स पे ओडू के, जो असल आज हमारा जो मकसद है इस पूरे वेबिनार का, कि ओडू के अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं कि वो मतलब वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंक कर रहा है ईआरपी में। तो उस पर हम जरा बात करते हैं। अच्छा, ये वर्जन 17 का है, अभी तो वर्जन इंशाल्लाह 18 आने वाला है, बल्कि अभी सारी चीज़ें चली रही हैं, तो उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे वर्जन 18 में क्या है। तो ये फैबियन इनके सीईओ हैं ओडू के, उन्होंने वर्जन 17 पे जो है वो एक डेमो करके दिखाया था जब उसका इन्होंने लॉन्च किया। तो उन्होंने ये दिखाया कि कैसे जो है ना वो एक पूरा परचेस ऑर्डर उसने जो है ना वो वहाँ पे बना के दिखाया, जो कि 8x जो है वो फास्टर देन एसएपी है। तो सबसे पहले एसएपी भी उसने जो है वो पूरा एक परचेस ऑर्डर बना के दिखाया, फिर उसके बाद ओडू पे बना के दिखाया, जो कि कुछ सेकंड्स में ही बन गया था। तो फास्टर देन एसएपी आप कह सकते हैं इन केस ऑफ जो है वो परचेस ऑर्डर्स। एसएपी और ऑल दो के वो नंबर 1 पे रैंक करता है और प्रीमियम है बहुत ज़्यादा,
लेकिन अगर हम प्राइसिंग के एतबार से देखें और हम एसएमईज को मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें ना, तो ओडू उसमें काफी बेहतर है। अगर आप यूआई के एतबार से बात करें तो काफी आसान है। मतलब इसमें दो दो चीजें हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो इस वजह से भी होती है कि उसके अंदर ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है कोई सिस्टम। जैसे कि एसएपी की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह ये है कि उसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसकी उसमें आप बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी उसका यूआई थोड़ा सा लगेगा। लेकिन ओडू जो है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी है और इसके अंदर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। ऑल्दो के प्राइसिंग के एतबार से अगर आप देखेंगे तो एसएपी तो बहुत ज्यादा प्रीमियम है वो। मतलब अगर आप पाकिस्तान में भी बात करें तो बहुत गिनती के नाम है जो कि एसएपी चला रहे हैं। और वो भी जो अच्छे जो मतलब आगे के वर्जन जो चला रहे हैं एस फोर हाना और आगे के जो सारे वर्जन हैं, उस पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं एसएपी को। और जो लोग कर भी रहे हैं तो उसका भी मतलब अगर हम कहें कि 40%, तो 40% तकरीबन यूज कर रहे होंगे वो जो हमारे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स हैं एसएपी के। बहरहाल हमारी ओडू के हवाले से बात चली कि यूजर फ्रेंडली है काफी सही। और अभी हमने देखा कि सेल ऑर्डर के बारे में, एक जो रिसेंटली एक साल पहले जो है वो ओडू 17 का जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने क्या बात बताई। अच्छा, ओडू के अंदर एक वेबसाइट बिल्डर का एक पूरा जो है वो फीचर है। और आपको पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। सारे काम जो है वो हम अक्सर चैट जीपीटी से करवा रहे होते हैं। एप्लीकेशन लिखवानी हो, कुछ करवाना हो, कोई कोड का मसला हो, इमेज जनरेशन हो, वीडियो वीडियो जनरेट करनी हो, सबटाइटल्स डालने हो, कुछ भी हो, तो हम एआई से मदद ले रहे होते हैं सही। तो यहाँ पे ओडू ने भी इसको जो है वो एआई को इंटीग्रेट किया अपने वेबसाइट बिल्डर पे। और आप जो है इसके अंदर जब वेबसाइट बनाने जाएंगे, जब आप साइन अप करेंगे और सारा प्रोसेस को रन करेंगे, तो उसमें आप बताएंगे कि मैं किस डोमेन की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मैं किस इंडस्ट्री की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। तो फिर आप उसको जब लिखेंगे सारी चीज़ें, तो उसके मुताबिक आपको जो है वो थीम भी सेलेक्ट करके दे देगा और कुछ जो है वो डेमो डेटा भी आपको डाल के दे देगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप जब वो किसी पेज का डेटा लिखना चाह रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि पहले आप जाके चैट जीपीटी में लिखें, उसके बाद फिर उसको कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे लाएं। डायरेक्टली वहीं पे जो है ना आप उसको लिख सकते हैं और उसको कंटेंट बता दें कि मैं जो है वो एक एक वॉच का स्टोर रन कर रहा हूँ, ठीक। तो मुझे जो है ना वो आप इसके लिए प्राइवेसी पॉलिसीज लिख दें, तो वो लिख देगा चैट जीपीटी की मदद से और दूसरे जो आपके एआई टूल्स की मदद से, और उसकी अच्छी फॉर्मेटिंग भी कर देगा। तो मतलब ये अच्छा है ऑप्शन इसके लिए। तो एआई को काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया गया है वेबसाइट बिल्डर में। तो वेबसाइट बिल्डर बहुत अच्छा है इसका। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन इसी पे रख लेंगे कि वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप ओडू में विदाउट एनी होस्टिंग, और आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। अभी हमने एक वेबसाइट अभी बनाई थी, एक हमारा प्रोडक्ट है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, जो कि हेल्प करता है कि जो भी एनजीओज हैं या फिर बड़े लेवल पे जो 500,000 जो एनिमल्स होते हैं उनकी कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हमने पूरा एक सिस्टम बनाया था। तो उसकी हमने वेबसाइट डेवलप की ओडू पे, और हमने डोमेन भी फ्री पे लिया, कुर्बानी ऐप डॉट नेट के नाम से। ये डोमेन भी ओडू ने हमें फ्री में दिया और इसी तरीके से होस्टिंग भी फ्री में दी। तो हमने जस्ट वेबसाइट बिल्डर पे जाके फ्री में साइन अप किया और हमने एक ऐप सेलेक्ट की, वेबसाइट की, और उसके बाद जो है वो हमने पूरी वेबसाइट को डेवलप किया, डिज़ाइन किया, और उसके बाद हमने फ्री डोमेन के लिए अप्लाई किया और हमें फ्री डोमेन भी मिल गया। इस तरीके से पूरी हमें वेबसाइट फ्री में जो है हमने डेवलप की। और अगर आप इसकी बात करें तो हमने कितनी कितनी कॉस्ट सेव की, तकरीबन भी हमने 8,000 तो डोमेन और होस्टिंग की कॉस्ट सेव की फॉर 1 ईयर। दूसरा, वेबसाइट डेवलपमेंट की अगर आप कम से कम भी देखें तो तकरीबन भी हसान भी हमारे साथ हैं, उस्मान। तो उस्मान भी आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके कितनी की वेबसाइट तकरीबन बन रही होती है। तो तकरीबन कोई 25,000 से मतलब स्टार्टिंग है।
और फिर उसमें जाहिर सी बात है कि 25,000 प्लस 8,000, समझिए कि 35,000 की कॉस्ट हमने सेव की। और ओडू की जो फीचर है वेबसाइट बिल्डर का, हमने उससे वेबसाइट डेवलप की, फ्री होस्टिंग ली ओडू से, और जो है हमने क्या किया, उसको फ्री डोमेन भी लिया। तो ये भी इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे कैसे जो है ना हम इसको बना सकते हैं। आप भी वैसे भी देखना चाहें ट्यूटोरियल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे इसके, लेकिन इंशाल्लाह हम भी इस पे एक सेशन कर लेंगे। दूसरी बात आती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। अभी हमने रिसेंटली एक अफ्रीका के क्लाइंट को भी इसमें वर्डप्रेस पे वेबसाइट उसकी बनाई, और जो है वो ओडू उसको जो है वो ई कॉमर्स का सॉल्यूशन ओडू पे दिया। अच्छा, ई कॉमर्स इसका बहुत ज़बरदस्त है। ब्लॉग्स आप इस पे लिख सकते हैं। ई कॉमर्स को थोड़ा सा हम और डिटेल में बात कर सकते हैं अभी। ई कॉमर्स की जितनी भी अभी आपके पास आपको ऑप्शंस नज़र आते हैं, आपको शॉपिफाई नज़र आता है, शॉपिफाई नज़र आ रहा होता है, या फिर आपको जो है वो कौन सा वर्डप्रेस के कुछ अच्छे आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो बड़ा मशहूर है, मेरे जहन से नाम निकल रहा है। तो वो सारे आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि यूजर के एतबार से बात कर रहा हूँ कि यूजर के लिए उसकी कॉन्फ़िगरेशंस और ये सब चीजें काफी मुश्किल हैं। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें या फिर हम बात करें शॉपिफाई की। अच्छा, ओडू की बात जब हम करते हैं तो हमें पीछे पूरा बैक ऑफिस मिलता है। शॉपिफाई मतलब अगर हम कंपेयर करें, कंपैरेटिवली आसान है वर्डप्रेस से। ओडू काफी ज्यादा इजी है उससे, और इसमें आपको पीछे पूरा इन्वेंट्री का सेटअप मिलेगा। लेट से कि मैं एक घड़ी बेचता हूँ, घड़ियों की मेरी कंपनी है, मैं ग्लास बेचता हूँ। तो मुझे पता होगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ये ग्लासेस जो हैं वो अगर मेरे स्टॉक में 5,000 बच जाए, 5,000 जब मेरे स्टॉक में आ जाए, स्टॉक की लिमिट हो जाए, तो मैं क्या करूं, मैं उसको जो है वो ऑर्डर कर दूं पहले से, क्योंकि उसमें फिर मेरा पास लीड टाइम होगा कि मुझे जब ये ग्लासेस मंगाने हैं चाइना से, जापान से, या वॉट एवर जहाँ जहाँ से भी, तो उसकी सोर्सिंग में, उसको आने में 15 दिन लगते हैं। तो मैं अपनी प्लानिंग करके, मैं अपनी इन्वेंट्री के अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकता हूँ कि मैं इस लिमिट तक जब मेरा प्रोडक्ट पहुंचे, यानी कि इतने मेरे प्रोडक्ट मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद हो, तब जाके एक और जो है परचेस ऑर्डर क्रिएट हो जाए। तो ये काम हो सकता है उर्दू में। सही। तो अगर सिर्फ एक नॉर्मल सा आप ई कॉमर्स बनाएंगे तो उसके अंदर ये वाले फीचर्स मौजूद नहीं होते। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मौजूद है। ब्लॉग्स की बात करें, जाहिर सी बात है कि आजकल की कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी आप मार्केटिंग के लिए आप कैंपेन चला रहे होते हैं, या कोई आपकी कंपनी है, तो आपने जाहिर सी बात है अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के लिए ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं। सही है। तो ब्लॉग्स के लिए जो है वो आपके पास ओडू में अच्छा ऑप्शन है कि आप ओडू की वेबसाइट बिल्डर से ही आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसे कि वर्डप्रेस में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से फोरम्स हैं। फोरम्स को आप जो है अपनी इंटरनल ट्रेनिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरनल डिस्कशंस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे लोग आए आपसे क्वेश्चंस करें। सही है। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। ई लर्निंग की बात करें, हम अभी सर सिर्फ वेबसाइट से रेलिवेंट चीजों की बात कर रहे हैं। ई लर्निंग की अगर हम बात करें तो ई लर्निंग का पूरा एलएमएस का अच्छे तरीके से इसके अंदर सेटअप मौजूद है। आप इसमें कोर्सेज को सेल कर सकते हैं, कोर्सेज इसमें बना सकते हैं। अगर कोई कंपनी है और कंपनी के अंदर हायरिंग्स होती हैं, और कोई एक ऐसा कोर्स है जिसको हर एम्प्लॉय ने करना होता है, लेट से के पॉलिसीज के एतबार से, या मैं अगर बात करूं कि मेरे पास अगर कोई ओडू का रिसोर्स आता है, तो कुछ ऐसी वीडियोज हैं कि जो मैंने बना के रखी हुई हैं, और मैं चाहूंगा कि वो एम्प्लॉय देख ले। हर एम्प्लॉय को जो है वो अपने पोर्टल पे जाए और देख ले। तो मैं ई लर्निंग पोर्टल पे पूरा जो जितने भी मेरी वीडियोज हैं मैं उसको डाल सकता हूँ। अच्छा, यूट्यूब की वीडियोज इसके अंदर एम्बेड हो जाती हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। तो आपको अपने सर्वर पे कोई लोड नहीं होगा, और आप जो पूरा एक ई लर्निंग का सिस्टम बना सकते हैं फॉर इंटरनल। मतलब अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं तो एक लर्निंग, मतलब R&D के लिए भी, उसके लिए बना सकते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई कोर्सेज सेल आउट करना चाहते हैं, यूडेमी जैसा कुछ करना चाहते हैं, तो ऑल दो यूडेमी तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, उसके अंदर बहुत रोबस्ट है, लेकिन आपको ओडू के अंदर भी काफ़ी सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइव चैट इसके अंदर मौजूद है। लाइव चैट की भी अगर हम बात करें तो लाइव चैट के भी इसके अंदर ऑप्शंस हमारे पास
हैं कि आप जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे आप नहीं देखा कि किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अचानक एक पॉपअप खुलता है कि जो है ना, सर मे आई हेल्प यू। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप जो है इसको कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि आप जो है वो मुख्तलिफ लाइव चैट के एजेंट्स बिठा सकते हैं। उनको जो है वो पर्टिकुलर जो है वो कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए कि ये इतने कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकते हैं, ये सारा सिलसिला इसके अंदर मौजूद है। सेल्स ऐप की बात करें, सीआरएम इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये भी किसी भी कंपनी के लिए अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो मार्केटिंग पे बजट बहुत ज्यादा लगा रही होती है, लेकिन उनके पास उनके जो लीड्स होती हैं, जिसको वो फेसबुक पे कैंपेन्स चला के या फिर किसी अपने लोगों को कॉन्फ्रेंसेस में भेज के या ट्रेवल करके या कुछ किसी भी किस्म से जो भी लीड आ रही होती हैं, उस पे काम तो जरूर करते हैं, लेकिन उसका डेटा सेव नहीं होता। लेट्स से अगर मेरे पास जो है वो कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि टॉप सेल्स हैं, यानी कि मेरी कंपनी में अगर कोई $1,000 का या $10,000 का कोई प्रोजेक्ट आया है, तो मैं एक साल बाद में ये देखूंगा कि ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जो आए हैं वो कैसे आए हैं, तो मैं आगे की अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकता हूँ। तो ये कब होगा कि जब मेरे पास सारा डेटा होगा और मैं ट्रैक बैक कर सकता हूँ। यानी कि मैं ये देखूंगा कि मेरे पास अब तक की जो हाईएस्ट सेल है, टॉप हाईएस्ट सेल कौन सी है, फिर उसको मैं ट्रैक बैक करके देखूंगा कि ये आया कैसे मेरे पास। तो फिर मैं देखूंगा कि अच्छा, मैं जो है वो मेरे पास ओडू की सबसे ज्यादा लीड्स जब आई जब मैं यूरोप का टूर मैंने किया, बेल्जियम में जाके मैंने ओडू एक्सपीरियंस अटेंड की, तो जाके मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आई थी। उसमें से ये लीड मैच्योर होते 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 एक लेवल ये आया कि उसके बाद मैंने ओडू को सेल आउट किया और मैं $10,000 की सेल कर दी। तो ये मैं ट्रैक बैक जब भी कर सकता हूँ जबकि मैं सीआरएम के अंदर जो है वो लीड से जो है ये सारी चीजें लेके चल रहा हूँ। तो मेरे पास जब लीड्स आएंगी तो मैं उसको सीआरएम के अंदर डालूंगा। फिर उसके बाद मैं किसी, लेट से कि अगर मेरे पास जो है वो सेल्स टीम बैठी हुई है, तो मेरे पास 25 लोगों की सेल्स टीम है, तो मेरे पास अगर आज के दिन में 2500 लीड्स हैं, तो मैं 100 लीड्स हर हर बंदे को असाइन करते रहूंगा। या मैं एक टीम लीड को असाइन कर दूंगा, उनको कहूंगा कि भाई अपनी जो टीम है उसको जो है वो आप 100 लीड्स असाइन कर दें। तो ये पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से आप जो है ना वो सेल्स टीम के साथ असाइन होगा, आप उनसे आप अपडेट्स ले सकते हैं, वो स्केजुअल कर सकते हैं मीटिंग्स और ये सब चीजें। और अल्टीमेटली जो इसका गोल है वो ये है कि किसी भी कंपनी को जब ये देखना होगा कि हाईएस्ट सेल उसने कैसे की है और आगे की स्ट्रेटजीज बनानी होगी, तो उसके लिए उसको देखना पड़ेगा कि लीड आई कहाँ से, ताकि वो उस जगह पे इन्वेस्ट ज्यादा करे। लेट्स से कि मैंने फेसबुक पे कैंपेन चलाई, लेकिन वहां से मुझे जवाब नहीं आ रहा। मैंने लिंक्डइन पे कैंपेन चलाई, वहां से मुझे जवाब आ गया। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी कैंपेन चलाई और सोशल मीडिया पे मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए। तो मैं ये देखूंगा कि साल के आखिर में कि मुझे लीड जनरेशन, मुझे सक्सेसफुली जो मेरी लीड कन्वर्ट हुई है अपॉर्चुनिटी में, फिर उसके बाद मैंने उससे बिजनेस किया है, तो वो मेरी किस नेटवर्क से आई है, किस सोशल नेटवर्क से आई है, ताकि मैं अपना बजट बाकी जगह से सेव करके वहां लगाऊं। तो इसके लिए मुझे सीआरएम चाहिए होगा। सही है। तो ये सेल्स के एप्स में सीआरएम बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, जो कि आपकी कंपनी की बिजनेस के आपकी कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकता है। सही है। इसी तरीके से बाकी सेल्स का जो मॉड्यूल होता है वो जो जनरली ऐसा होता है ना कि परचेज टू प्रोक्योर, वो जो एक सेल्स का प्रोसेस होता है वो उसके अंदर मौजूद है अच्छे तरीके से। पॉइंट ऑफ सेल, जब आप किसी इम्तियाज पे जाते हैं या किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे या फिर किसी आप मार्ट में जा रहे हैं, तो आपके पास वो देखते हैं आपके पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ होता है, एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जहाँ पे जाके अपना जो है ना प्रोडक्ट को स्कैन करवाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप आपको बिलिंग करता है। तो इसके अंदर ये वाला सिस्टम भी ऑलरेडी मौजूद है। सब्सक्रिप्शंस का भी इसके अंदर है कि आप कोई जो है वो जैसे कि किसी भी चीज़ की सब्सक्रिप्शन चल रही होती है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह की सब्सक्रिप्शन है, तो आप महीने के एतबार से उनको जो है पैसे दे रहे होते हैं और ये सब चीज़ें। इसी तरीके से बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस के एग्जांपल्स हैं, तो उसको भी आप इस ओडू के सॉफ्टवेयर के अंदर कवर कर सकते हैं। रेंटल, रेंटल अगर की कोई चला रहा है कि जैसे कार रेंटल्स हैं या फिर कोई और तरीके के रेंटल्स हैं, आपके आपने अपने बहुत सारी कोई प्रॉपर्टी हैं जो रेंट आउट की हुई है, तो उसको भी आप चला सकते हैं इस तरीके से। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं, जो कि किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है।
तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका थोड़ा सा डेमो भी करा दूंगा इसके बाद। हम थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कर रहे हैं अभी कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस में अच्छी तरीके से आपको जो है वो इनवॉइसिंग मिल जाएगी, एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी लैकिंग है, और मतलब ये थोड़ा सा माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, इंशाल्लाह आगे जाके सही तरीके से चेंज हो जाएगा, कि हमारे यहाँ पे ना पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। कि अ, मैं तकरीबन कोई 8 साल पहले एक एफएमसीजी में था, तो वहाँ पे उर्दू के हवाले से हम उस पर कुछ काम कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि गेट पासिस पे बहुत ज़्यादा इश्यू था। यानी कि गेट पास के अप्रूवल्स काफ़ी सारे थे। यानी कि अगर किसी को 9 बजे गेट पास बनवाना है तो वो तकरीबन 11 बजे तक वेट करेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन मैनेजर अगर नहीं आए तो वो आपको जो है ना वो गो एड नहीं देंगे, या फिर कोई और कोई जो बड़ी अथॉरिटी अगर वो नहीं आई है तो गो एड नहीं देंगे। अगर उसकी ट्रैवलिंग है तो उसका जो जो उसके अगेंस्ट में जो बंदा बैठा हुआ होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा होगा या तो फिर वो होगा। तो ये काफी ज्यादा, मतलब एक गेट पास बनवाने के लिए तकरीबन भी कोई 2-2.5 घंटे लग रहे होते थे, या अगर आप कम से कम भी गए तो घंटा तो कहीं नहीं गया। तो इसको हम इसी तरीके से जो फाइनेंस के जो बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं तो वो भी जो है ना वो साइन ले रहे होते हैं, और उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है डिजिटल साइन का, या आप ये कह सकते हैं कि आ, ऐसा होता है ना कि अप्रूवल, एक तो ये चीज़ें नॉर्मली सिस्टम में मौजूद होती है और उससे भी काम हो जाता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि गेट पास है, ठीक है, इसको आप जो है अप्रूव करते हैं, मैं कहता हूँ कि ओके मैं अप्रूव करता हूँ। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो रास्ते में भी है और आ रहा है तो वहां से अपने मोबाइल से उसको अप्रूव कर दे, और जो है ना यहाँ से काम हो जाए विद इन मिनट्स, मतलब 5, 10, 15, 20 मिनट में हो जाएगा काम। लेकिन 2-2.5 घंटे, पूरा पूरा दिन, आधा आधा दिन इस तरीके से बर्बाद नहीं होगा। तो इसको जो है ना आप कर सकते हैं। अच्छा, साइन के फीचर पे हम बात कर रहे थे, तो डिजिटल साइन ऑन डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मुझे उस पर जो है ना डिजिटल साइन करना है, तो मैं जो है वो मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा मोबाइल पे, किसी व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया, मैं उस व्हाट्सएप से लिंक खोलूंगा, उर्दू की स्क्रीन पे जाएगा और मैं डिजिटल साइन करके उस डॉक्यूमेंट को डन कर दूंगा। मुझे फिजिकली साइन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप लोगों का सवाल हो सकता है कि जो है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका सिस्टम जो है वो कोई हैक हो जाए, मसला हो जाए। तो देखिए, ये तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है ना, तो इसका तो कोई नहीं है। ये साइन भी तो कोई जो है आपका सीख के डुप्ली ऐसा कोई कर सकता है ना, तो इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो है बहुत ईज मिल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप उसको मैनेज कर लेते हैं, और जो पेपर वर्क है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो वो आपको जो है ना इस तरीके से फाइनेंस के डिपार्टमेंट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइनेंस तो वैसे भी किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है, तो काफी ज्यादा जो है ना ये अच्छा ऑप्शन है इसमें डिजिटल साइन का। इसी तरीके से इन्वॉइसिंग है जो, और आईएफआरएस स्टैंडर्ड के मुताबिक अच्छी रिपोर्टिंग्स हैं, ट्रायल बैलेंस और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर का एजिंग बैलेंस है या जो भी है, वो सारी इसके अंदर मौजूद है, जो कि एक आईएफआरएस स्टैंडर्ड के मुताबिक रिपोर्ट्स होती हैं, वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स आप इसमें जो है वो अपने अच्छे तरीके से अपलोड कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री के हवाले से क्या कौन सी ऐसी एप्स हैं जिससे बिजनेस जो है वो आपका ग्रो कर सकता है, या बिजनेस में एफिशिएंसी आ सकती है, जो कि आज हमारा मेन कंसर्न है कि ओडू कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपकी बिजनेस एफिशिएंसी को। तो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से हम जो है ना इस सिस्टम को यूज करते हुए अपने सिस्टम, अपने जो एफिशिएंसी बिजनेस की उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, हमारा एक क्लाइंट था जिसका मसला ये था कि बड़ा सा रेस्टोरेंट था। उनका इशू ये था कि जो लेबर थी उनकी, वो उनकी जो चिकन थी या फिर ऐसी जो खाने पीने की ऐसी जो महंगी चीजें थी, वो उनकी ना रोज चोरी हो रही थी। तो उनको ये इशू था कि यार ये हम लेबर को देते तो हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये चोरी हो जाती है हमारे पास से, और इतना हमारा जो बजट होता है वो इसमें लग जाता है कि हमारे जो सारे रॉ मटेरियल्स हमारे पास होता है वो खत्म हो जाता है, और इतनी सेल सेल भी नहीं हो रही, तो हम इसको किसी तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे।
तो खैर वहां पे हमने उसको सजेस्ट ये किया, सॉरी, वहां पे हमने उसको सजेस्ट ये किया कि आप ये करें कि आप, आपके बर्गर्स बनते हैं फास्ट फूड से रेलेवेंट चेन थी वो ना, तो आपका लेट से कि एक जिंगर बनता है, तो जिंगर की आप जो है ना रेसिपी बना दें कि जिंगर कैसे बनता है। जिंगर में एक बन लगेगा, और कुछ ml केचप लगेगी, लेट से मैं 2 ml केचप लगेगी, 2 ml मायोनीज लगेगी, या इस तरीके से जो भी एक मैं आपको एक ऐसी एक आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ कि 2 ml केचप है, 2 ml जो है ना मायोनीज है, और तकरीबन जो है ना वो 0.25 kg जो है वो चिकन लग रही है। हो सकता है इससे कम लगती है, मुझे नहीं पता, लेकिन 0.25 kg जो है ना किचन चिकन लगती है, सॉरी। तो मैं जब एक रेसिपी उसकी बना दूंगा, तो और इसे इतना इतना बैटर लगेगा, तो मुझे क्या होगा कि मैं जब एक दफा रेसिपी बना चुका हूँ तो सिस्टम में सेव हो जाएगी वो। अच्छा, अब प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई फास्ट फूड की चेन है या कोई भी है, तो वो आपके पास ना सुबह सुबह जो भी लेबर है वो आपके पास आएगी और आपसे कहेगा बंदा कि भाई मुझे आप जो है ना 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो आप मुझे गोश्त दे दें, ये दे दें, वो दे दें। तो वो सारी उसको जो है ना इशुएंस हो जाएगी, तो इशुएंस भी सिस्टम के थ्रू होगी। सही है। यानी कि मेरे पास जब मैं 50 किलो में चिकन ला के रख दी मैंने, या फिर 20 किलो मैंने चिकन ला के रख दी अपने वेयर हाउस में, तो मैंने एक एंट्री कर दी सिस्टम में कि 20 किलो चिकन जो है ना मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद है, इस लोकेशन पे मौजूद है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब आपके पास सिस्टम में है, सिस्टम से आपने इश्योरेंस कर दी कि भाई 20 किलो जो है वो चिकन मैंने फला साहब के हवाले कर दी। अब वो लेबर जो अपने पास लेके चले जाएगा और अपने किचन में उसको रख देगा। सिस्टम मुझे ये भी बता रहा है कि ये 20 किलो चिकन जो मेरे पास एक वेयर हाउस में थी, अब ये किचन में मूव हो गई है और फला साहब इसको लेके गए। ठीक है। तो 20 किलो चिकन यहाँ पे आ गई। तो 20 किलो चिकन में कितने बर्गर्स बनने चाहिए? यानी कि तकरीबन 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 80 बर्गर्स बनने चाहिए। एक ऐसी रफली आइडिया मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास ट्रैक हो गया सिस्टम में, सही। अब जब इसने जो है वो 80 के बजाय 50 बर्गर बना के इसने बताया आपको कि भाई मेरे पास चिकन खत्म हो गई है, अब मेरे पास कोई भी चिकन नहीं, तो आपका सिस्टम आपको बता रहा होगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब मेरे एक एक बर्गर की सेल हुई और करते करते 50 बर्गर्स की सेल हुई, तो जब मेरे एक बर्गर की सेल, 4 बर्गर्स की जब मेरी सेल हुई ना, तो उसने वो रेसिपी से देखा कि इसमें कितना चिकन यूटिलाइज हुआ है, और उसने उतना चिकन जो है वो माइनस कर दिया किचन में से। सही है। तो किचन में अगर 20 किलो चिकन पड़ा हो, तो 4 बर्गर्स बिकने के बाद जो है किचन में 19 किलो चिकन अब बचा हो। तो इस तरीके से वो सेल के साथ साथ जो है ना रियल टाइम में इन्वेंट्री को लेस कर रहा होता है। सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, क्या हुआ कि उस उन्होंने जो है ना अपना थेफ्ट रोक लिया और चोरी को पकड़ लिया, और इस तरीके से अपने सिस्टम को स्मूथली रन करना शुरू कर दिया। और किसी भी रेस्टोरेंट में आप लोगों में से बहुत से कंसल्टेंट भी होंगे, या फिर आगे की कोई सॉफ्टवेयर की पिच करने जाएगा, तो पेन एरिया जो होता है ना किसी भी रेस्टोरेंट का, वो ये होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना वो चोरी होती है। सबसे मेन जो एक कंसर्न होता है ना जो ओनर्स का, तो वो ये होता है कि मेरी इन्वेंट्री जो है ना वो आगे पीछे हो रही है, उसको किसी तरीके से रोको, क्योंकि वो अच्छा खासा जो है ना उसमें पैसा जा रहा होता है उसका, और डेली के रिकरिंग जो है ना उसके मसाइल चल रहे होते हैं। तो ये आप जो है इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी आप मतलब जगह जाएंगे कोई सॉफ्टवेयर को पिच करने के लिए, तो असल में उनसे सबसे पहले उनका पेन एरिया पूछेंगे, उसको मसला क्या है। रेस्टोरेंट्स का ये पेन एरिया होता है, और इसको जो है वो ओडू अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपका परचेजेज है वो एक नॉर्मल सा जो सिलसिला होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे कंपनीज में ये एक एक्सपेंस डिपार्टमेंट कंसीडर किया जाता है। यानी कि ये कुछ कमा के आपको नहीं दे रहा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑल्दो के ये सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इस लिहाज से है कि अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें वो लोग यही चाहते हैं कि उसके एम्प्लॉयज जो है उनका लॉन्ग टर्म उनके साथ रिश्ता हो, ताल्लुक हो। इसीलिए जो है एचआर वाले जो है वो मुख्तलिफ आपको वर्कशॉप्स करा रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो है आपको एक्टिविटीज़ करा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स डे, पिकनिक और ये सब चीज़ें।
तो असल में ये एम्प्लॉय को रोकने के लिए टेक्टिक्स होती हैं और उसकी जो है ना वो, ताकि एम्प्लॉय खुश रहे और जो है वो कंपनी के साथ ज्यादा अरसे रहे। ठीक। अच्छा। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स के जो लोग होते हैं, पेरोल सिस्टम बनाने के लिए अगर कोई मैनुअली उसको बना रहा है तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग है ये ना। यानी कि अगर कोई सैलरीज को मैनुअली अगर बनाता है, हमने कंपनीज में देखा है मैनुअली जहाँ पे लोग बना रहे होते हैं, तो उसमें तकरीबन भी उनके 4 दिन 5 दिन 6 दिन इस तरीके से लग रहे होते हैं। फिर लीव्स की कैलकुलेशन है, तो फिर वो मैनुअली लीव्स देख रहे हैं भाई किसने कितनी छुट्टियां की हैं। अच्छा भाई जर्नल है, उसमें जर्नल से जाके देख रहे हैं। तो इन चीजों को ओडू ने ऑटोमेट किया। एम्प्लॉय खुद जो है वो अपनी लीव लगाएगा सिस्टम के अंदर। एम्प्लॉय खुद जो है वो कहेगा कि मैं इस दिन एब्सेंट हो रहा हूँ, और अगर नहीं कहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसकी छुट्टी कट जाएगी। तो ये जो सिस्टम है आपका ओडू, ये आपका पेरोल भी खुद रन कर देगा। आपने वन टाइम सेटअप करना है कि भाई इसकी बेसिक सैलरी इतनी है, इसका हाउस रेंट इतना है, इसका ट्रैवलिंग अलाउंस इतना है, इसने ओवर टाइम किया था तो ओवर टाइम का रेट क्या है। वो सारी चीजें आपको वन टाइम सेटअप करनी पड़ेगी। आपको ओडू का जो कंसल्टेंट होगा वो आपको सेटअप करके देगा। और उसके बाद जो है ना आपका जो 6 दिन थे वो आपको जो है ना मतलब श्रिंक होके कुछ घंटों में आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वो फिर उनसे दूसरे काम ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में और काम कर सकते हैं। तो ये ओडू आपका काफी टाइम सेव कर लेगा। ठीक है। तो पेरोल अगर आप सिस्टम से रन कर रहे होंगे, फिर एम्प्लॉय है। अच्छा, एम्प्लॉय के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपको कॉल करनी है किसी उसके रिलेटिव को। तो आप क्या करेंगे, तो एम्प्लॉय की क्योंकि किसी से पूछेंगे भाई इनका नंबर दो इसका नंबर दो, तो सीधा सीधा जो है वो एचआर के पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे कि इमरजेंसी में क्या करना है। बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर मौजूद कि इमरजेंसी में कौन सा कॉन्टैक्ट होगा, बाकी किस तरीके से होगा, क्या होगा। इस एनआईसीज क्या है, कभी लीगल डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है एनआईसी की एम्प्लॉय के एनआईसी नंबर क्या है, तो आपके सिस्टम में जाके देख लें एम्प्लॉय का एनआईसी क्या लिखा हुआ है। तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन सारी उसके अंदर मौजूद होती है। टाइम ऑफ के बारे में बता दिया। अप्रेजल्स भी यहाँ से जो है वो रन हो रहे होते हैं। अप्रेजल्स भी आप इसके जरिए रन कर सकते हैं कि मुझे किसको कितनी जो है ना सैलरी में रेज देना है, इसका बिहेवियर कैसा था क्या था, इस तरीके से आप सारी चीजें से मैनेज कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट किसी भी कंपनी का बहुत ही ज्यादा एक मतलब इसको इवन के लोग इसको आउटसोर्स कर देते हैं ना। आपने अक्सर देखा होगा लिंक्डइन पे आपके पास जो है ना आ रही होती है कि वी आर रिक्रूटिंग एजेंसी, और हम जो है ना वो आपकी प्रोफाइल हमें मिली है, हम इस पे जो है ना वो कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कराएंगे, आपकी जॉब लगवाएंगे। थर्ड पार्टीज को जो है ना वो लोग इसको वो कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ओडू के अंदर बहुत अच्छा है। आपके पास आप जो है वो अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म लगाएंगे कि वी आर हायरिंग ओडू डेवलपर, या वी आर हायरिंग मार्केटिंग मैनेजर, या वी आर हायरिंग अकाउंट्स अकाउंटेंट, या चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। ओडू की वेबसाइट पे वो लग गया फॉर्म आपका। लोग जाएंगे, उसके ऊपर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपने फॉर्म की फील्ड्स लिखी होंगी जो आपके लिए जरूरी है, वो सारी फिल करेंगे, अपनी सीवी अपलोड करेंगे, और आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। उस रिकॉर्ड में से कोई एक बंदा आपका रिक्रूटर बैठा हुआ होगा जो कि उस सीवीज को शॉर्टलिस्ट करेगा। फिर जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी फिर आप उनको वन गो में उनको ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी कुछ आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करके आप उसको जो अच्छे तरीके से व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पे उसके मैसेज चले जाएं, और व्हाट्सएप नंबर आप पहले से ले लें। तो आप उसको सिंगल एक रिक्रूटर होगा जो कि उसको डायरेक्टली उसको ईमेल कर सकता है सिंगल बटन के जरिए, व्हाट्सएप कर सकता है सिंगल बटन के जरिए। तो वो रिक्रूटमेंट आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैनेज हो सकता है, जो कि एचआर से रेलिवेंट एप्स हैं ओडू के अंदर। तो ये भी आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। ये वाली ऐप जो है एचआर की, और आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको काफी टाइम सेव कर सकती है। फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग एप्स की। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा आजकल जो है वो अभी पिछले 1.5-2 साल में ऑटोमेशन, जब से चैट जीपीटी आया है तो उसमें अब बहुत ज़्यादा लोग ऑटोमेशन पे बात भी कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट्स भी करवा रहे होते हैं।
और जो है वो अब इवन के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं या जो काफ़ी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी अब जो है ना ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप ये बात करें कि मिड जर्नी या फिर डेली और इस तरह के जो टूल्स हैं जो कि आपको एक प्रॉम्प्ट के जरिए इमेज बना के दे देते हैं, तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन्होंने भी जो है ना एआई के प्रॉम्प्ट्स डालने का ऑप्शन दे दिया, और वो नेक्स्ट लेवल पे आपको जो है ना वो चीज़ें बना के दे रहा होता है। तो इसी तरीके से ओडू के अंदर भी इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया कि हम जो है वो मार्केटिंग की को ऑटोमेट करें। तकरीबन 3-4 साल पुराना इनका फीचर है ये। जैसे कि आपने कभी अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्केड्यूल किया है किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, जिसमें बफर है, सोशल चैम्प है, इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप जो है वो एक पोस्ट को अपलोड करते हैं और वो कहते हैं कि यार ये पोस्ट फेसबुक पे भी लगाओ, ट्विटर पे भी लगाओ, इंस्टाग्राम पे भी लगाओ, और ये पोस्ट है मेरी पिंटरेस्ट पे भी लगाओ। तो ये बहुत सारे सिंगल आप पोस्ट अपलोड करें और मल्टीपल नेटवर्क्स पे चले जाएं यूजिंग मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो ये आप कर सकते हैं इसके जरिए, ओडू के जरिए, कि आप जो है वो एक सिंगल पोस्ट, उस पर आप सारी चीजें लिखें। उसको आप ये भी कर सकते हैं कि हर महीने की 5वीं तारीख को रिपीट हो, ये भी इसके अंदर ऑप्शन है। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, मेल चिम्प के नाम से एक न्यूज़लेटर कह लें, या फिर आप ये कह लें कि ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो ओडू के अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वो आपने जो सीआरएम के अंदर जो सारी चीज़ें की थी, सीआरएम के अंदर जो लीड्स थी, उनको आप जो है वो ऑफर्स भेज सकते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ ऐसे एम्प्लॉय क्लाइंट्स हैं कि क्लाइंट्स को जो है ना आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि हैप्पी क्लाइंट्स हैं, आप उनको टैग कर सकते हैं ना, टैग लगा दें अपनी याददाश्त के लिए कि ये हैप्पी क्लाइंट्स हैं, ये जो है ना अनहैप्पी क्लाइंट्स, तो अनहैप्पी क्लाइंट्स को आप कुछ ऑफर्स भेज सकते हैं यूजिंग ईमेल मार्केटिंग। ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि खुश हैं, वो फीडबैक्स के लिए आप उनसे जो है ना सिंगल एक आप जो है वो उनको ईमेल थ्रो कर दें, तो आपको जो है वो चीज़ें मिल सकती हैं। इवेंट्स का अब बात कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, आपकी किसी कंपनी में इवेंट हो रहा है, आप कोई वर्कशॉप करा रहे हैं, या फिर आप कोई एक उर्दू का सेमिनार करा रहे हैं, टेक वर्कशॉप करा रहे हैं, एआई की वर्कशॉप करा रहे हैं, तो ये इवेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का भी आपके अंदर उर्दू के अंदर इसका ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इवेंट्स का जो है वो पूरा बैनर बनाएं, उसकी फील्ड्स रखें कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, और अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दें। तो जो भी आएगा इंटरेस्टेड होगा, आप फेसबुक पे मार्केटिंग आपने की कि लेट्स से कि नसीब रजाक.com, तो नसीब साहब जो है वो उर्दू के एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से। तो नसीब साहब जो है ना एक वर्कशॉप करा रहे हैं कि मैं उर्दू के हवाले से एमआरपी पे एक वर्कशॉप करा रहा हूँ। तो वर्कशॉप जो नसीब साहब करा रहे हैं, तो वो अपनी वेबसाइट पे नसीब रजाक.com पे उन्होंने लगा दिया। तो इवेंट्स पे कोई भी उस पर साइन अप करना चाहेगा, तो वो इवेंट पे आएगा, अपना फॉर्म फिल करेगा और इनके पास आ जाएगा, और जो है वो उसको मतलब ईमेल वगैरह करके उसको कंफर्मेशन दे देंगे। तो इस तरीके से इवेंट्स को भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। सर्वेज हैं, किसी हवाले से आपने गूगल पे देखा होगा कि गूगल फॉर्म्स पे लोग सर्वे भेज रहे होते हैं, मेरा सर्वे आप फिल कर दें, इस तरीके से फिल कर दें। तो ये सर्वेज भी आप कर सकते हैं, और ये सर्वेज आपको जो है वो अप्रेजल्स में भी ये सर्वेज आपके यूज हो रहे हो सकते हैं। तो मल्टीपर्पज आप एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। हम तो आपको एक मतलब ये एक नॉर्मल सी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इसको बहुत सारे वर्क अराउंड निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। सर्विस ऐप है, इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो टाइम शीट्स मिल जाएंगी, हेल्प डेस्क आपको आप किसी अपना मैनेज कर सकते हैं, सपोर्ट का सिस्टम अपना अच्छा कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर आप पूरा बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। बस इसके बाद लास्ट वाली, इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसके 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वैसे आजकल ऐसे हालात हैं नहीं कि 50 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, लेकिन हम एक मिसाल ले लेते हैं कि 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो 50 प्रोजेक्ट्स जो चल रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स बना देगा सबके, उस प्रोजेक्ट के अंदर टास्क बना देगा, और एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर देगा। तो 50 प्रोजेक्ट जब एक साथ चल रहे होंगे, तो 50 प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, या चले 25 प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है दो दो प्रोजेक्ट देख रहा होगा। तो वहां पे वो डेली के हिसाब से अपडेट कर। अच्छा, मुझे अगर
प्रोजेक्ट नंबर 49 से एक कॉल आ जाती है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो बंद हुआ है, और जो है ना इस आप लोगों ने काफी दिनों से इस पर काम नहीं किया और मेरे कस्टमर गुस्से में। तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट 49 पे जाके सीईओ साहब जो है वो देखेंगे, डायरेक्टर साहब देखेंगे कि इसमें मसला क्या है। देखेंगे कि भाई उसने लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो है ना वो हमें गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया और ये कुछ केस चल रहा है, इस पे लीगल इश्यूज हैं। तो मैं वो क्लाइंट को फौरन कॉल करके बता दूंगा भाई लीगल इश्यूज हैं, ये मसला था। ठीक है। या मुझे 35 नंबर प्रोजेक्ट से कोई मसला आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 35 नंबर प्रोजेक्ट वाले पे जाऊंगा, देखूंगा यहाँ पे तो अपडेट ही नहीं है। तो फिर मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के कान पकड़ूंगा कि भाई क्या मसला है। तो इस तरीके से मैं सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकता हूँ यूजिंग सिंगल डैशबोर्ड। और मैं उस पर सबको रिस्ट्रिक्ट करूँ। जब तक डेटा नहीं आएगा, याद रखें, आप किसी भी सिस्टम को नहीं चला सकते, चाहे वो ओडू हो, एसएपी हो, ओरेकल हो, डायनेमिक्स हो, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं ले आए आप, जब तक आप उसके अंदर डेटा नहीं डालेंगे तो नहीं कर सकता काम वो अच्छे तरीके से। उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो आप सॉफ्टवेयर की उससे मतलब फायदा नहीं उठा सकते। तो बहरहाल यहाँ पे हमने आपसे बात की टाइम शीट्स। बहुत जगह ऐसा होता है कि टास्क बेस्ड जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे लोग हायर हुए होते हैं ऑन आवरली रेट्स पे, या फिर उनको टास्क बेसिस पे हायर हायर किया हुआ होता है। तो उनको आप ये कर सकते हैं कि उनको आप जो टाइम शीट्स दें और उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि आपने टाइम शीट्स बनानी है। तो आप जो भी टास्क करेंगे डेली का, आपने लिखना है कि मैंने कि जो है ना ये मैंने काम किया है, इसमें इतने घंटे लगे हैं, और फिर उसको जो है ना आप सबमिशन कर दें। तो आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। प्लानिंग भी इसके अंदर मौजूद है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी हमने बात कर ली कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शेड्यूल, प्लान, एनालाइज, सारी चीजें उससे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आपको प्रोडक्टिविटी ऐप में आपको डिस्कशन का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप जो है वो ग्रुप्स बना सकते हैं, उनसे डिस्कशंस कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर ग्रुप्स बन सकते हैं। अप्रूवल्स का है और बहुत सारी चीजें। तो इसको अब हम समराइज कर लेते हैं। और लास्ट में बस ये चीज है कि दो वर्जन है, कम्युनिटी है और इंटरप्राइज है। तो कम्युनिटी को अभी जो हम ज्यादातर लोग हैं यहाँ पे बिगनर लेवल पे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे। वैसे तो इसमें मेरे ख्याल से अगर नसीब रजाक साहब हैं तो हम सबके काफी बड़े और सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो वैसे जनरली ये जो वर्कशॉप थी फॉर बिगनर्स और बेसिक लेवल था, तो उनके लिए कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी वर्जन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैंने जितने फीचर्स बताए थे, मैं दोबारा से आपको उस पर लेके चलता हूँ। अच्छा, अब आप इससे, अब बात आ रही थी पैसे कैसे कमाने, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। वेबसाइट आप फ्री में बना के पैसे कमा सकते हैं। फाइवर पे गिग बना लें, और किसी से भी वेबसाइट का प्रोजेक्ट पकड़ें, सारे पैसे अपने जेब में रखें, ना होस्टिंग लेनी पड़ेगी। और मोस्ट प्रोबेबली 80% चांसेस है कि आपको वो डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा फॉर 1 AM। सही है। तो आप यहाँ से वेबसाइट, सारे पैसे जो है ना वो आप होस्टिंग के भी सेव करें, डोमेन के भी सेव करें, कोई 50-60 हज़ार रुपये नहीं तो सही, आपको 30 हज़ार रुपये तक की तो आपको ये एक वेबसाइट आप बना सकते हैं। ई कॉमर्स पे बात कर लें, ई कॉमर्स किसी को वेबसाइट बना के दें, ई कॉमर्स की ऐप, सिंगल ऐप आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर उसको लिमिटेड फीचर्स उसको चाहिए तो ये भी आपको फ्री में इंशाल्लाह मिल सकती है। ये भी आप जो है वो कोई 80 हज़ार तक कोई स्टूडेंट जो है वो बेच सकते हैं। ब्लॉग्स, ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं किसी का, और उसको जो है वो आप इंटरनल कंपनी के लिए भी, कंपनी के इंटरनल मकासद के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी को कोई एक अपने कोर्सेज को सेल आउट करना है तो उसके लिए भी बना सकते हैं। सीआरएम आप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को आप जो है सजेशन दे के उसको जो है वो कितने आप उसमें कर सकते हैं सीआरएम के, मैं आपको सीआरएम इम्प्लीमेंट करके दे दूंगा और ये फ्री में आप उसको कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल भी आप जो है वो किसी को अच्छे तरीके से पिच कर सकते हैं। लाख 1.5 लाख में भी ये आपका जो है वो प्रोडक्ट अच्छा, एक मतलब एक इनिशियली अगर कोई होगा उर्दू का तो वो आप उसको कर सकते हैं। अकाउंटिंग फाइनेंस बहुत अच्छी एक मतलब कि बैकबोन है कंपनी की, और उर्दू के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया। एक्सपेंसेस, ये सब चीजें भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ फीचर्स है, शायद साइन वाला आपको उर्दू के कम्युनिटी में ना मिले, आपको जो है वो उसमें मिलेगा, एंटरप्राइज में। लेकिन ऑल दो कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें कि आप उसको कम्युनिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। एचआर है, एचआर भी आप जो है उसको कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये कुछ जो है वो मौजूद होंगी, कुछ जो है वो उर्दू के मतलब कि इंटरप्राइज वर्जन के अंदर मौजूद होंगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आप किसी को अलग से लगा सकते हैं। तो आप
इसको जो है वो साइन अप करें, और साइन अप करने के बाद जो है आप इसको हिट एंड ट्रायल करते रहें, टेस्टिंग करें, मुख्तलिफ सिनेरियोज करें। odoo.com/learn लर्न, इस पे जाके आप जो है वीडियोस देखना शुरू करें। इसमें आपको मुख्तलिफ जो है सिनेरियोज बताए जाएंगे। तो इस पे आप आहिस्ता आहिस्ता इस पे ग्रिप करें और इस पे काम करना शुरू करें। इसका जो पूरा मकसद है हमारे वेबिनार का, इसको हम एंड कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि सैचुरेटेड मार्केट में ना जाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत है, वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो कि सैचुरेटेड हो चुकी हैं। फाइवर पे आप देखें कितनी गिग्स बनी हुई है, अपवर्क पे आप जाके देखें कितनी जॉब्स आती हैं जो कि ग्राफिक डिजाइन की होती है, वेब डेवलपमेंट की होती है। तो हम कोई खास नीश पे हम जो है वो टारगेट करें, तो इंशाल्लाह इससे हम जो है वो अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं और अर्निंग भी इससे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपने उसको कंप्लीट करते हैं। कोई Q&A में कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो चैट पे पूछ ले, फिर हम इसको इंशाल्लाह सेशन को खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम इस पे करेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, या आप कह लें इसको वेबसाइट डिजाइनिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वो उर्दू का जो वेबसाइट बिल्डर है वो कैसे काम कर सकता है, और उस पर हम फ्री में कैसे जो है वो कोई वेबसाइट बनाएंगे, कैसे फ्री में होस्टिंग हमें मिलेगी। डोमेन अगर हमें मैप करना है तो अगर अपना डोमेन होगा तो कैसे मैप करेंगे, अगर कोई दूसरा डोमेन होगा तो उसको कैसे हम इसको मैप करेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना फिर हम इसको खत्म करते हैं। अच्छा, ओडू का जो ई कॉमर्स है, आप odoo.com पे जाके साइन अप करें। odoo.com पे जाके साइन अप करें, और एक आपको जो है वो पूछेगा बहुत सारी कि कौन सी ऐप चाहिए आपको, आप कहते हैं कि मुझे ई कॉमर्स चाहिए। और ओडू पे जाके, सॉरी, यूट्यूब पे जाके आप कोई भी एक उसकी वीडियो देख रहे हैं कि ई कॉमर्स को मुझे कैसे सेटअप करना है स्टोर को, तो आप ई कॉमर्स का स्टोर सेटअप कर सकते हैं। आपका जो यूआरएल होगा वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट होगा, जो भी आप बनाएंगे। लेट्स से कि सूफी abc.odoo.com, इस तरह का कुछ यूआरएल होगा, लेकिन आप उससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं।